8th क्लास की हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इसमें हम पहले तारीखों के बारे में देखेंगे कि कितनी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे बेटा, कि जहाँ से जो पॉइंट सीटेट में आता है हम वही पॉइंट पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, तो ज़्यादा कहानियां देखने की जरूरत नहीं है। हम पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन सीटेट में आता है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, हम वो देखेंगे। अब सबसे पहले क्या है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री में देखते होगे कि डेट बहुत होते हैं, कौन सी लड़ाई कब हुई, कौन सा राजा का शासन कब से कब तक था। तो पहले के जो इतिहासकार थे बस इन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान देते थे, कि लड़ाइयों के बारे में, कौन सी लड़ाई किस ईस्वी में हुई, किस डेट में हुई। अभी भी हम पढ़ते हैं, डेट और सन हमें याद करना होता है, लेकिन अब की जो हिस्ट्री होती है, अब की जो पढ़ाई होती है, वो कॉन्सेप्ट बेस होती है, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटने की चीजों पे नहीं। डेट के साथ हमारा क्या होता है, वो चीजें हमें रटनी पड़ती है, तो हमें रटना नहीं है। डेट तो अभी भी याद करना ही है, बहुत सारी डेट होती है, इसे याद करनी है, लेकिन और सारी चीज़ों जो हिस्ट्री में अब और अच्छे तरीके से बन के आए हैं, उसमें क्या है कि रटने पे चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दिया जा रहा है, कि हम उसको समझ के याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि तारीखें कौन सी तारीखें, मतलब तारीखें किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आपको पहले की हिस्ट्री में क्या था, जो अंग्रेजों के बारे में जब भी आता था, तो उसमें गवर्नर जनरल, कौन सा गवर्नर जनरल कब बना, ये सब था। यहाँ पे एक पॉइंट है कि इतिहास, मतलब कि प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। आपको पता है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप प्लीज नोट्स बनाते जाएं, अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाएं, वो आपको ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हैं हम, अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधियां कैसे तय करते हैं, यानी कि तिथियां, अवधियां उसी को कहते हैं, तिथि को। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने, मैं जो क्वेश्चन आ सकता है बस वही हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि आपको वही चीजें याद करनी पड़े। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जेम्स मिल कौन थे। जेम्स मिल कौन थे, तो अर्थशास्त्री थे, कहाँ के, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, राजनीतिक दर्शक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक थे जेम्स मिल ने। 3 कालखंडों में, मतलब कि जो इंडिया की हिस्ट्री है उन्हें तीन कालखंडों में विभाजित किया था। देखिए, मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं कि जेम्स मिल कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल कौन थे, तो जेम्स मिल कौन थे, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो जेम्स मिल ने की। इसके हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत के इतिहास, पुस्तक की रचना किसने की, जेम्स मिल ने की। और ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया था, तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। पहला है मुस्लिम, फिर ब्रिटिश, पहला है हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश, यानी कि धर्म के आधार पर उन्होंने भारतीय इतिहास को कालखंडों में विभाजित कर दिया था। क्वेश्चन चौथा आपका ये भी बन सकता है कि जो धर्म के आधार पर, मतलब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में भारत के इतिहास को किसने विभाजित किया था, तो जेम्स मिल ने विभाजित किया था। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन वाइज आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए। पहला, जेम्स मिल कौन था, स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक था। कब विभाजित किया था, 1817 में। उसने जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना कब की थी, 1817 में की थी, जेम्स मिल ने की थी। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया था, 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में भारत के इतिहास को किसने विभाजित किया था, जेम्स मिल ने। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा विवाद हो गया कि भारत के इतिहास में क्या ऐसा था कि सबसे पहले जब हिंदू का शासन था, मतलब ये हो गया था कि भारत में बस धर्म के आधार पर ही शासन हो रहा था, लेकिन ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ है कि बिल्कुल धर्म के आधार पर शासन हुआ है। ऐसा नहीं था कि जब हिंदू का शासन था तो सिर्फ हिंदू ही थे, बहुत सारे और भी धर्म के लोग भारत में थे। मुस्लिम का जब शासन था तो सिर्फ मुस्लिम ही थे, बिल्कुल नहीं था। और जब ब्रिटिश आए तो सिर्फ ब्रिटिश का ही मतलब कि
ब्रिटिश का शासन तो था, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ब्रिटिश के अलावा कोई और थे ही नहीं भारत में। तो इस तरह कालखंडों में विभाजित करना गलत था भारतीय इतिहास को। इसलिए इसमें मतलब इसको पढ़ना समझना बहुत ही समस्या इसमें दिखाई दी गई थी, इसमें बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। और बाद में देखिए जेम्स मिल का क्या कहना था, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसकी कथन है कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता है। ये जेम्स मिल का ही कथन था, और इसीलिए उसने क्या बोला था, उसका क्या मानना था कि पहले के जो मतलब कि भारतीय सभ्यता थी वो अंधविश्वासों का बोलबाला था। धर्म और मतलब धार्मिक वैर और जातिगत बंधनों में भारतीय सभ्यता जकड़ी हुई थी और अंधविश्वासों को बोलबाला था, और ब्रिटिश ही यहाँ पे भारतीयों को सभ्यता की राह पर ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए इस वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। ठीक है, 3 भागों में भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने विभाजित किया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें भी थोड़ी सी समस्या, इस विभाजन में भी समस्या थोड़ी सी हुई थी कि ऐसा नहीं था कि प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो अगर हम मान सकते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में हुआ था, कि वैसे मानव जो कि कपड़े के बारे में नहीं जानते वो सब कुछ कृषि करने लगे, आग का आविष्कार हो गया, जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए थे वो तो प्राचीन भारत के इतिहास में हुए थे। तो डेवलपमेंट तो हर समय हुआ था, लेकिन इसी का विभाजन को सही माना जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। 6th क्लास में हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, 7th में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, और आधुनिक भारत का इतिहास किसे बोला गया है, जब से अंग्रेजों का आगमन हुआ है भारत में, यानी कि अंग्रेज जब भारत में आ गए उस समय से अभी तक को आधुनिक भारत का इतिहास बोला है। और इस युग को बहुत सारे लोग, जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, इस युग को बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक युग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि औपनिवेशिक युग क्या है, तो अंग्रेजों के शासन को औपनिवेशिक युग बोला गया था। औपनिवेशिक क्या है ये नीचे हम देखेंगे। तो यहाँ से भी बेटा जो भी पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ प्लीज नोट डाउन करते जाइए उस पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे से याद रहे चीजें। अब औपनिवेशिक क्या है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक आर्थिक मतलब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। हमारे भारत में क्या था, अंग्रेजों का शासन हो गया था और उनके दबदबे के क्या राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक हर तरह के बदलाव आ गए थे भारत में, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है, औपनिवेशिक युग कहा जाता है या औपनिवेशीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा औपनिवेशीकरण क्या है, जब किसी देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, औपनिवेशीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा याद करने का नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें कहीं से भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन चैप्टर से आए, 1-2 क्वेश्चन के लिए भी हमें पूरा चैप्टर अच्छे से देखना है। अब देखिए क्या है, किस प्रशासन अभिलेख तैयार कराता था। प्रशासन अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेजी शासन द्वारा यानी कि अंग्रेजों का जब शासन हुआ था यहाँ पे, तो सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे, वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन था वहाँ के मतलब कि अंग्रेज के आने के बाद अंग्रेजी शासन के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन क्या था कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए, ये है कि सरकारी रिकॉर्ड किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, सरकार के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा। तो उसमें अंग्रेजी शासन के मतलब सरकारों के बारे में ही तो ज्यादा लिखा जाएगा, अंग्रेजी शासन के बारे में ही ज्यादा लिखा जा रहा था। तो अब सरकारी रिकॉर्ड से हमें क्या क्या पता चल सकता है, तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने, सरकारी रिकॉर्ड से हमें क्या क्या पता चल सकता था, उस समय सरकार के बारे में पता चल सकता था। देखिए यहाँ पे ना 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई, उसकी फिर नकल बनाई जाने लगी, और उन चीजों से हमें सरकार के बारे में ज्यादा पता चलता था और आम जनता के बारे में कम पता चलता था सरकारी दस्तावेज से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि औपनिवेशिक काल में यानी कि अंग्रेजी शासन के द्वारा जो सरकारी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखा जाता था उससे हमें किस चीजों के बारे में पता चलता है, या फिर ये आ सकता है कि उससे हमें क्या पता नहीं चलता है। ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखिएगा जहाँ पे नहीं लिखा होता है। ऑप्शन में आपका आ सकता है सरकारी रिकॉर्ड के बारे में, सरकार के बारे में, आम जनता के बारे में, जनजातियों के बारे में, किसानों के बारे में। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पता चलता है, सरकार के बारे में, या फिर यह आ सकता है कि मतलब कि किसके बारे में पता चलता है, सिर्फ सरकार के बारे में पता चलता है, या सरकारी रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है हमें उससे। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार
और संग्रहालय जैसे संस्थान थे। अभिलेखागार या संग्रहालय क्या था? जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और भी शिलालेख वगैरह रखे जाते थे, उसे अभिलेखागार और संग्रहालय बोलते थे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाने लगी। मतलब उन दस्तावेजों का नकल बनाए जाने लगा था, और ये नकल बनाने वाले कौन थे? खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। उस समय प्रिंटिंग प्रेस ज्यादा नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं। तो उस समय क्या होता था, नकल करते थे। जैसे हम अपने फ्रेंड की कॉपी लेके नकल करते हैं ना, उनकी चीजों को होमवर्क जो मिलता है उसे हम कॉपी करते हैं, तो वही चीज नकल करते थे, जिसे क्या बोलते थे? खुशनवीसी या नकल नवीस। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि खुशनवीसी या नकल नवीस। खुशनवीसी कौन था? औपनिवेशिक काल में खुशनवीसी किसे बोला गया था, या 19वीं सदी में खुशनवीसी किसे बोला गया था? तो नकल करने वालों को यानी कि किसी इंसान के नकल करने वालों को नहीं, दस्तावेजों के नकल करके लिखने वालों को खुशनवीसी या नकल नवीस बोला गया था। ठीक है। अब है अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है? जो ऊपर हम देख चुके हैं, जो सरकारी दस्तावेज से, उससे हमें क्या पता चलता है? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड थे। ठीक है, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड थे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। ठीक है, सरकारी दस्तावेज था, वो सरकारी रिकॉर्ड थे, तो सरकारी रिकॉर्ड से हमें वही पता चलता है ना कि सरकारी अफसर क्या चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हमारे बारे में आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या समझे, क्या सुने, और किन चीजों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना चाहते थे। वो अपनी बुरी चीजों को कभी नहीं दिखाएंगे, अच्छी चीजों को ही दिखाते थे। तो सरकारी दस्तावेज या सरकारी रिकॉर्ड से हमें सरकार की अच्छाइयों के बारे में ही पता चलता है, सरकार की बुराइयों के बारे में ना के बराबर या बहुत कम पता चलता है। आम जनता के बारे में नहीं के बराबर पता चलता है, जनजातियों के बारे में पता नहीं चलता सरकारी रिकॉर्ड या सरकारी दस्तावेज से। चैप्टर में मैं पहले बता चुकी हूँ बेटा, बहुत कम चीजें हैं इस चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में तो हमें यही बताया गया है कि इसमें जो आगे के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री की पूरी बुक है 8th क्लास में, उसमें हम अंग्रेजी शासन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अंग्रेजों के मतलब कि किस तरह से भारत पे शासन हुआ था, नील की कृति, कौन कौन सी अंग्रेजों के, मतलब कि बहुत सारे अंग्रेजों के जो होते थे जिससे वो भारतीय रियासतों को अपने अधीन करते गए थे, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और 8th की हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ये देखना है। साथ के